तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाय का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। हमारे एसएलवी परिवार के एक मेंबर है जिनका नाम है हरिओम। उनके द्वारा ये मुझे हिंदी और इंग्लिश में दोनों जगह बकायदा इसको प्रॉपर टाइप करके इनके द्वारा ये सेंड किया गया। मतलब काफी क्यूट लगा मुझे जब मैंने इनका ये पूरा एक मैसेज पढ़ा। एक पंपलेट टाइप में इनके द्वारा बनाया गया। बोला गया कि 14 जो अभी जो दिसंबर है उससे लेकर 21 दिसंबर तक हम लोग पूरे सप्ताह क्या करेंगे, एक एसएलवी वीक सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे ताकि जो वीडियो के ऊपर जो नेगेटिव चीजें हैं उनको कम किया जा सके। इनके द्वारा अच्छी चीज मुझे ये लगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनके द्वारा ये टाइप किया गया है। कितने क्यूट होना आप लोग यार। मतलब पढ़ के मुझे काफी हंसी भी आई, पर लेकिन हिम्मत भी है देखो कि मतलब दोनों तरीके से पूरे परिवार का ध्यान रखा गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए इंग्लिश में भी पूरा पंपलेट जो है वो तैयार किया गया। थैंक्स अ लॉट डियर, और इस तरीके से चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। और हमेशा यार देखो, जितनी चीज़ें मेरे से हो पाती हैं वो मैं हमेशा करता हूँ जहाँ तक चीज़ें हो पाती हैं, और ये ऐसे ही चलती रहेंगी, तो टेंशन नहीं लेना है। पर हाँ, एक बात आप लोग ध्यान रखिए, एक वीक या फिर 15 दिन तो इसको कंटिन्यूअस ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कीजिए। उसके बाद में आप लोगों को भी थोड़ा सा अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं वो लोग भी अपनी एक हैबिट बना चुके हैं कॉन्टिन्यूसली कि हरकतें करते ही रहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग भी हैबिट बना लेंगे कि हाँ जैसे ही वीडियो आती है उसको आप लोग लाइक करके उसके नीचे अपना कमेंट करो जो भी आप लोगों को सुटेबल लगता है, और वीडियो को शेयर करो, तो इससे क्या होगा, जो ये चीजें हमेशा चलती रहती हैं, ये चीजें कभी इस तरीके से इंपैक्ट नहीं डाल पाएंगी फिर। तो इससे हमेशा क्या रहेगा, वो चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में जो यूट्यूब है वो वीडियो को लेकर चलता रहेगा। और अभी कई सारी वीडियोज तो ऐसी हैं जिनके ऊपर कई सारे बच्चे रेगुलर ये बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब करने के बाद में अनसब्सक्राइब हो जा रहा है। ठीक है, कमेंट तो पता नहीं इतने सारे रिव्यू में ले रहा है, आज तक मैंने पहले नहीं देखा था। जितने सारे कमेंट जो है वो गायब कर देता है, अब से पहले इतने नहीं हुआ करते थे। ठीक है, कोई इक्का दुक्का हो जाते थे, पर अब तो इतने सारे कमेंट गायब करता है जिसकी कुछ हद नहीं है। वीडियो आने के लगभग आधा पौना घंटा बाद लोगों को दिखनी स्टार्ट होती है और वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच ही नहीं रहा है। तो बहुत सारे ऐसे महान काम चल रहे हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा करिए, इस काम को लगकर करिए और थोड़ा सा इसकी आदत बना लीजिए ताकि चीजें जो है, क्योंकि फ्यूचर में भी होंगी, मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा और भी बहुत सारी चीजें लेकर आनी है। अभी यहाँ पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, उसके उपलक्ष्य में और भी कई सारी चीजें स्टार्ट होने वाली हैं आप लोग की। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर करो और बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए आने वाली हैं। इसके चलते भी और ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट अभी चैनल पर पड़ेगा जब और नई चीजें स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि लोगों को लगेगा फिर ये नई चीजें फ्री में पढ़ा रहा है। अभी तो कुछ हुआ नहीं है, वो नहीं कहते अभी तो शुरुआत है, ये अभी तो बहुत कुछ आगे करना है। तो इसके चलते आगे ऐसी चीजें और आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए अपना प्यार आप लोग बनाए रखिए, जैसे ही आप लोगों को लगता है वीडियो आती है उस पर ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट दिखाया करिए। ठीक है, बाकी वीडियो को बिल्कुल एंड तक सुनिएगा, थोड़ा सा डिटेल में रहेगी पर लेकिन बहुत शानदार वीडियो रहने वाली है। अच्छे से वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, वीडियो को एंड तक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि एक क्विज देखेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हरिओम को फिर से डियर थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल दिस एप्रिसिएशन, और जो भी आपने पूरा तैयार किया उसके लिए, तो इसके लिए फिर से थैंक्स अ लॉट। ओके, तो टकटकी लगाकर लेक्चर को देखेगा, एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक ओवरव्यू यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के सामने अभी कई सारी जो स्कीम्स है जो आप लोगों ने देखी, उनमें से एक ऐसी स्कीम के बारे में आप लोगों से बात करूंगा जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा न्यूज में भी थी, और वो न्यूज में इसलिए थी क्योंकि उस स्कीम में लगभग 80% जो पैसा था वो खर्च किया गया कैंपेन के ऊपर, ना कि उस स्कीम के ऊपर। तो उसकी वजह से वो स्कीम न्यूज में आई। ठीक है, उसको बोलते हैं BBBP। तो ये कौन सी स्कीम, इसका नाम आप लोगों को बताना है। और ये जो स्कीम है, ये कई सारी मिनिस्ट्री मिलकर इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही थी, यानी कि एक स्कीम के बस की बात, एक मिनिस्ट्री के बस की बात नहीं थी, कईयों ने इसकी जिम्मेदारी उठाई। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे और जो महिलाओं की ध्यान रखने वाले जो मंत्रालय है वो, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार का जो मंत्रालय है, और एक और मंत्रालय कौन सा है ये आप लोग को बताना है। कॉमन सेंस से आप लोग वैसे इसका आंसर दे सकते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे कि कौन सी और मिनिस्ट्री हो सकती है जो इनके साथ में काम करेगी इस पर्टिकुलर स्कीम को बढ़ाने के लिए। ठीक है, स्कीम क्या है, BBBP। ऐसा लग रहा है सॉरी, ऐसा लग रहा है जैसे वो नहीं आता है वो जो रीजनिंग में क्वेश्चन आया करते हैं कि BBAACBC, बड़ो भरो इसके अंदर क्या आएगा। वो वाली फीलिंग आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। हमारी टाइगर कंट्री है, यानी कि हमारी कंट्री एक टाइगर कंट्री है, और हमारी टाइगर कंट्री में सबसे ज्यादा वर्ल्ड में टाइगर पाए जाते हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो ये टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है, अगर मैं आप लोगों को एक डेटा बोलूं कि आप लोगों को इसके अंदर एक मतलब फिट करना है कि हमारे देश में दुनिया की 50% टाइगर की पॉपुलेशन है, या फिर 60% है, या फिर 70% है, या फिर 80% है, तो कितने प्रतिशत हमारे देश में टाइगर की पॉपुलेशन है, अगर आप लोगों से बोलूं तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है,
तो ये आप लोग को बेसिकली बताइए इसके बारे में कि कौन सा सही है यहाँ पर, 50, 60, 70 या फिर 80। ओके, टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो डबल करने की बात की गई थी 2022 तक का। तो हम लोगों ने क्या सोचा, 2022 तक का तो हम लोग किसानों की इनकम डबल करनी है, तो उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं, टाइगर की पॉपुलेशन पहले ही डबल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो 4 साल पहले ही डबल कर ली, यानी कि 2018 में हम लोगों ने टाइगर की पॉपुलेशन जो थी वो डबल कर डाली। तो ये एक डिक्लेरेशन हुआ था इंटरनेशनल लेवल पर। ये डिक्लेरेशन का नाम आप लोगों को बताना है और इसी के साथ में कहां पर हुआ था ये भी बताना है। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो अभी स्टेट पीसीएस के अंदर भी पूछा गया था आप लोगों से। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आप लोगों ने सुना है। जब भी प्रोजेक्ट टाइगर की बात करता हूं तो केशवानंद भारती का केस मैं आप लोगों को बताता हूं, जो कि 1973 में केस आया था, प्रोजेक्ट टाइगर के साथ में कंबाइन कर उसको आप लोग देख सकते हैं। अरे ओके कर दी ना गड़बड़, समझ में आ गया क्या कर दी गड़बड़, किस किस को समझ में आ गया? चलिए कोई नहीं, चलिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है। आप लोगों को ये बताना है ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बताना है कौन सा आर्टिकल है, जिसकी समझ में आ गया वो चुप रहना। ठीक है, आंसर देना आराम से कौन सा आर्टिकल है आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है, जो कि बेसिकली बात करता है हर एक राज्य के अंदर एक गवर्नर या फिर एक से ज्यादा राज्य का भी एक गवर्नर हो सकता है। तो इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करती है। इसलिए कई बार गवर्नर को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का तोता भी बोला जाता है, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। पर लेकिन फिर भी एक संवैधानिक पोस्ट है, उसकी इज्जत करनी चाहिए और एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है। पर हाँ, ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में रहती है, इसके भी कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक और आर्टिकल है जो यहाँ पर ये बोलता है कि हर एक राज्य के अंदर में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, जिसके पापा यानी कि हेड करने वाले सीएम होंगे और वो एडवाइस करेंगे गवर्नर को। तो यहाँ पर ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ऐसे आर्टिकल है जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है उसके द्वारा 34वें नंबर का भी हुनर हाट, ये गुजरात के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर गुजरात से आप लोग आते हैं तो आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि स्टेट पीसीएस के अंदर आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर लगभग जो कई सारे आप लोगों को यहाँ पर कलाकार नजर आएंगे, लगभग 30 स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से। इसकी थीम क्या है ये आप लोगों को बतानी है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा, डिटेल में बातें डिस्कस करूंगा। और ये कोई ऐसा नहीं है आप लोगों का करंट का डिस्कशन होता है, यहाँ पर करंट और स्टैटिक दोनों आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा बिल्कुल एंड तक वीडियो को। एक शानदार डे है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं विजय दिवस। हमारे देश में 16 दिसंबर को हम लोग विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और इसी को बांग्लादेश के अंदर भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो बांग्लादेश के अंदर इसको यहाँ पर विजय दिवस के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि बांग्ला भाषा में हम लोग इसको विजय दिवस बोलते हैं। जो वेस्ट बंगाल से एसएलवी फैमिली के मेंबर हैं वो जानते होंगे यहाँ पर इसको बेसिकली, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर भी बंगाली लैंग्वेज काफी हद तक बोली जाती है और वेस्ट बंगाल के अंदर तो आप लोग जानते हैं। तो दोनों देश के लिए आखिर ऐसा डे इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ये बहुत ही एक प्यारी सी कहानी है, पीछे आप लोगों को थोड़ा सा मैं लेकर चलता हूँ। ये कहानी है 1971 की, जब यहाँ पर वॉर स्टार्ट हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एक्चुअल में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं थी, जो लड़ाई थी वो थी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में। उस टाइम पर इसको वेस्ट पाकिस्तान बोला करते थे और हम लोग इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला करते थे। तो मैक्सिमम जो रिसोर्सेज थे, मैक्सिमम जो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग थे, सारी जो चीजें थी, अच्छी अच्छी जो चीजें थी, वो सारी बांग्लादेश के अंदर हुआ करती थी। पर लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या था, पाकिस्तान के अंदर काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी का ज्यादातर एरिया था। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर जो रिसोर्सेज वगैरह ज्यादा नहीं हुआ करते थे। तो यानी कहने का मतलब यहाँ तक कमाई यहाँ पर हुआ करती थी और पावर जो थी, पॉलिटिकल पावर इनके हाथ में थी यहाँ पर इस साइड में, यानी कि पाकिस्तान के अंदर में। तो ऐसा हुआ जब यहाँ पर इलेक्शन हुए तो लोगों को बुरा तो लगता ही है कि पैसे हम लोग कमा रहे हैं और मजा कोई और ले रहा है। तो यहाँ पर बोले कि हर बार पॉलिटिकल पावर इन्हीं के हाथ में क्यों रहती है, अब की बार हम भी उठेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर मुजीबुर रहमान जो थे वो यहाँ पर उठे और वो वहां पर जीत भी गए। पर लेकिन ये बात जो है वो आर्मी को पसंद नहीं है और आर्मी ने यहाँ पर इनको सप्रेस करने के लिए पूरा यहाँ पर एक तरीके से प्रतिबंध चला दिया, जिसके चलते यहाँ पर पूरा जुगाड़ कर दिया। तो वो जो हरकतें यहाँ पर इनके द्वारा की गई उसके चलते यहाँ पर क्या हुआ, काफी ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर गुस्से में आ गए कि हमने जो बेसिकली हमारे यहाँ पर इलेक्शन हुए और जो जीत कर इंसान सामने आए, तो एक तरीके से उसको सप्रेस कर दिया। और एक बात आप लोग और समझ सकते हैं, पाकिस्तान हमारे साथ में आजाद हुआ 1947 में। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह, हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी आ गई, यानी कि जनता का रूल आ गया, हम लोग वोट डालते हैं, अपने नेताओं को चुनते हैं। अब जब पड़ोसी ये चीजें देखता है कि यार यहाँ तो अच्छे खासे लोग वोट डालते हैं, अपने हिसाब से अपने नेताओं को चुनते हैं, हमको तो ऐसी पावर मिल ही नहीं रही है। तो पढ़े लिखे लोग हैं सारे बांग्लादेश के अंदर भी काफी सारे, तो इस तरीके से यहाँ पर उनको और बुरा लगा। क्योंकि आप लोग को पता होगा जब यहाँ पर डिवाइड किया गया अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर 1905 में, इसको वो इसलिए डिवाइड किया गया था क्योंकि ये एक हब बन चुका था, एक केंद्र बन चुका था, सेंटर बन चुका था, जहां पर स्वतंत्रता संग्राम के नए नए पौधे हुआ करते थे। तो इसलिए यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया। तो काफी सारे पढ़े लिखे जागरूक लोग यहाँ पर रहा करते थे, सारे जितने लीडर हैं मैक्सिमम वो यहीं से निकल कर आए। स्टार्टिंग फेज में अगर आप लोग बात करेंगे
तो इसीलिए यहाँ पर ये मुद्दा है कि यहाँ पर ये सारे जो लोग थे उनको लगा कि यार देश तो आजाद हो गया, पर लेकिन आज तक भी हम लोग को वो वाली आजादी नहीं मिली जो इंडिया में लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये चीजें इनको फील होना स्टार्ट हो गई। तो इसलिए यहाँ पर कई सारे मुद्दे इनको देखने को मिले यहाँ पर। तो यहाँ पर इनके द्वारा बांग्लादेश के अंदर जब इलेक्शन हुए तो उन्होंने बोला अब की बार हमारी साइड से लोग उठेंगे, और वो जीत भी गए, पर लेकिन उनको बेसिकली यहाँ पर पावर हाथ में नहीं लेने दी गई, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा बना। तो सप्रेस करने के लिए यहाँ पर फोर्स भेजी गई, काफी बड़ा स्वतंत्र संग्राम टाइप में यहाँ पर पूरा मुद्दा चला बांग्लादेश की साइड से। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश की साइड से वो क्या हुए, वो यहाँ पर बेसिकली हमारी कंट्री में वेस्ट बंगाल में, असम में और अलग अलग रीजन में आकर लोग जो है वो यहाँ से रहना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, अपनी जान बचा बचा कर आने लगी। उस टाइम पर हमारे देश में इंदिरा गांधी जी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली कोशिश की गई कि पहले तो चीजों को रोका जाए, पर लेकिन नहीं हुई, तो फिर चीजों को सपोर्ट किया उन्होंने बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश के साथ में मिलकर हम लोगों ने वॉर लड़ी, और यहाँ पर एक मुक्ति वाहिनी फोर्स बनाई गई बांग्लादेश के लोकल लोगों को इकट्ठा करके, और हमारी आर्मी के द्वारा उसको ट्रेन किया गया। तो हम लोगों ने बेसिकली ऐसा है कि बांग्लादेश के हाथों ही हम लोगों ने पाकिस्तान को हरवाया। मतलब कहने का क्या है, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, एक तो ये हो गया कि आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और पेपर जाके आप लोगों की जगह मैं दे आऊं, तो वो सही बात थोड़ी ना होगी। मैं आप लोगों को उस लेवल पर ले जाकर पढ़ा दूं कि आप लोग एग्जाम देने जाओ तो आप लोग एग्जाम क्लियर कर लो, यानी कि ट्रेन आप लोगों को इस लेवल पर किया जाए कि आप लोग खुद से अपना एग्जाम क्लियर कर लो, तो वो होगी असली जीत। वरना अगर मैं जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं जानता हूं, काफी लंबे समय से पढ़ता आ रहा हूं, तो बहुत सारी चीजें मुझे याद है, पर लेकिन जो अभी नया नया पढ़ना स्टार्ट करें उनको बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बैक एंड से सपोर्ट प्रोवाइड करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उनको ट्रेन किया जा सके, और खुद उन्हीं के लोग जो है वो वहां पर अपनी खुद की जीत अपने हाथों लेकर आए। तो ये सारी चीजें देखने को मिली। तो 1971 में बांग्लादेश जीता, और भूटान पहला कंट्री बना जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया, और इंडिया दूसरी बना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से पूछा जाता है। तो उसी को उपलक्ष्य में यहाँ पर ये 16 दिसंबर वो डेट है जो कि यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है बांग्लादेश के अंदर में, बेसिकली विजय दिवस, और हमारे कंट्री के अंदर में विजय दिवस हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग याद रखिएगा, इंडिया में और बांग्लादेश में दोनों जगह ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये लगभग 9 महीने की वॉर चली थी, जिसके बाद में हम लोग यहाँ पर जीते थे। तो उसके चलते बांग्लादेश लिबरेशन एक कंट्री बन गया, अलग से एक इंडिपेंडेंट कंट्री। तो विक्ट्री जो हुई यहाँ पर 1971 की वॉर की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर इंडिया की भी विक्ट्री हुई यहाँ पर, और इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो बांग्लादेश नई कंट्री बन गया। और भी अच्छे से देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो डिवाइड हो गया अब यहाँ पर। 1947 में यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर इंडिया डिवाइड हुआ था, पर लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया। इसके चलते पाकिस्तान जो है इसको बड़े ही बेइज्जती के तौर पर लेता है कि हमारी कंट्री के 2 हिस्से करवा दिए इंडिया ने, वरना हम उसको बांध कर रखते बांग्लादेश को। पर बांग्लादेश जो है वो उसमें जो भी लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं इसको, और काफी अच्छे से इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो ये मुद्दा है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछूंगा, आप लोग ये बताना बांग्लादेश जो है वो आज की डेट में हमारी कंट्री कितने राज्य टच करता है। आप लोग जाकर मैप में उसको निहारिएगा, लोकेशन मैंने आप लोगों को बताई दी, यहाँ पर देख लिया आप लोगों ने, तो कितने राज्य को टच करता है। ठीक है, और थोड़ा सा और एग्जामिनर का अगर दिमाग खराब हुआ, वो पता है क्या पूछेगा आप लोगों से वो बोलेगा बताइए सबसे बड़ा राज्य हमारी कंट्री का कौन सा है, वो सबसे ज्यादा एरिया टच करने वाला यानी कि बॉर्डर टच करने वाला राज्य कौन सा है बांग्लादेश के साथ में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट लेवल पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो विजय दिवस के तौर पर मैंने एक पूरा टॉपिक आप लोगों का तैयार करवा दिया, 1971 की वॉर में क्या क्या मुद्दा देखने को मिला था। तो ये हिस्ट्री में भी आप लोग जाकर पढ़ेंगे, इवन पोस्ट इंडिपेंडेंट जब हिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी ये टॉपिक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, सिलेबस का पार्ट है। तो एक पूरा टॉपिक आप लोगों का कवर हो गया। तो 16 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया था। तो बांग्लादेश विक्ट्री ओवर पाकिस्तान 1971 की वॉर में, इसको लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान भी बोला जाता है, यानी कि इनको आजादी मिल गई बेसिकली बांग्लादेश से। ठीक है, तो पूरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। ओके, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। काफी इंपॉर्टेंट, काफी प्यारा ये आप लोगों के सामने आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट भी प्रीलिम्स में यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर जगह आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा सा डिटेल में सुनिएगा। और अगर आप लोग वेस्ट बंगाल से निकल कर आते हैं तो आप लोगों के लिए तो टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हुआ क्या अभी यहाँ पर, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया है जिसका नाम है बक्सा टाइगर रिजर्व। तो बक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर 23 साल बाद यहाँ पर किसी टाइगर को देखा गया है। तो इसी की वजह से यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आया और इसको कवर भी किया गया। तो इंडियन एक्सप्रेस में पूरा डिटेल में यहाँ पर ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। 23 साल बाद, कोई एक दो दिन की बात नहीं है, 23 साल काफी लंबा पीरियड हो जाता है। आप लोगों ने देखा मिस यूनिवर्स का खिताब हमारे द्वारा जीता गया 21 साल बाद। अच्छा, उससे पहले 2 बार किस किस के द्वारा जीता गया था, जरा नाम तो लिखिए, उनका रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। तो ये आप लोगों के लिए काफी हिस्टोरिक मूवमेंट यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि आज की डेट में जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वो कहां पर है, वो है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के अंदर में।
एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो बीचों बीच है हमारा प्यारा भारत, हमारी प्यारी कंट्री। तो इसके साथ में अगर अंदर जाएंगे तो आप लोगों को बक्सा टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। ये बक्सा टाइगर रिजर्व जो आप लोगों को यहाँ पर आसपास वाला एरिया देखने को मिल रहा है, ये ऐसा है कि आसपास में यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे बाउंड्री क्रॉस करते आप लोगों को भूटान नजर आ जाएगा, यानी कि भूटान पड़ोस में है यहाँ पर बक्सा टाइगर रिजर्व के। एग्जैक्ट लोकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये बक्सा टाइगर रिजर्व यहाँ पर देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पर ऊपर थोड़ा जाएंगे तो भूटान आप लोगों को देखने को मिलेगा। और नीचे अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा सुंदरवन डेल्टा जो बनाता है यहाँ पर बेसिकली ना, ये वाला एरिया जो यहाँ पर बांग्लादेश के साथ में मिलकर, तो ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो इसी एरिया के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा, और 15th टाइगर रिजर्व है देश का। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि 1983 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया। फिर इसका स्टेटस जो है उसको अपग्रेड कर दिया गया। वो नहीं कहते कि पहले यहाँ पर आप लोग जैसे मान लीजिए पहले असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, फिर डीएम बना दिए जाते हैं। तो पहले टाइगर रिजर्व, फिर इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया 1992 में। ये अगर बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी टच करता है, मैंने बताया अभी आप लोग को, भूटान के साथ में। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर हिली रेंज है। कोई भी ऐसा अगर टाइगर रिजर्व होगा, अगर एग्जामिनर को लगेगा कि थोड़ा दिमाग ज्यादा खराब करना है बच्चे का, तो क्या करेगा, थोड़ा सा अंदर जाकर घुसेगा, बोलेगा कि बताओ यहाँ पर जो सिंचुल हिल रेंज है वो कहां पर है। तो टाइगर रिजर्व के बारे में नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आप लोगों से यहाँ पर सिंचुल हिल रेंज के बारे में पूछेगा, ठीक है। सिंचुल या फिर सिंचुला आप लोग बोल सकते हैं, SINCHULA। तो ये पर्टिकुलर जो हिल रेंज है यहाँ पर, ये कहां पर देखने को मिलेगी, ये नॉर्दर्न साइड में देखने को मिलेगी बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो लाइज यहाँ पर अलोंग द नॉर्दर्न साइड ऑफ बक्सा टाइगर रिजर्व। इसके जब ईस्ट में जाओगे बक्सा टाइगर रिजर्व के, तो आसाम स्टेट आप लोग यहाँ पर बाउंड्री टच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। वैसे तो कई सारी रिवर भी इसके अंदर से बहती हैं, पर लेकिन सारी आप लोग को याद नहीं करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है जिनके आप लोगों को पता होना चाहिए। और देखो एक बार को सुन लेते हो ना, जैसे मान लो मैंने आप लोगों को सुना दिया एक बार, तो फिर अगर कभी एग्जाम में कुछ शब्द आ भी रहा है ना, तो आप लोगों को ये नहीं लगेगा यार कभी सुना नहीं है, लगा सुना सुना सा तो लग रहा है यार, ठीक है। तो सुना सुना सा कम से कम फिर याद भी आने लगती है चीजें, ओके। तो कई सारी रिवर है, जैसे कि यहाँ पर हो गया, इसका नाम है संकोश रिवर है यहाँ पर। एक है यहाँ पर रेदक, नेक्स्ट है यहाँ पर यह है जयंती, एक है यहाँ पर चुरनिया, ठीक है। तो चुरनिया उन्हें बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे चूरने नहीं हो जाते उनको जब वो कुछ मीठा मीठा खाते हैं, वो चुरनिया, उससे याद रख लेना, ठीक है। ये तो और भी तुरतुरी ये हो गया यहाँ पर तुरतुरी। तो ये चुरनिया और ये तुरतुरी, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग नाम है, अब तो आप लोगों को तो ये याद नहीं जाने चाहिए, तो इतने हंसी वाले नाम है वैसे भी। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो ये नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी पसखवा। ये पसखवा होगी, ये है दीमा। और नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं नोनानी, ठीक है। तो यहाँ पर नोनानी रिवर ये आप लोगों को नजर आएगी। तो ये सारी कहां से होती हैं, बेसिकली ये यहाँ पर इस टाइगर रिजर्व से होते गुजरती हैं। तो ये कुछ इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई। अभी अगर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों से यहाँ पर करूं, जो बक्सा टाइगर कॉरिडोर है, बेसिकली यहाँ पर वो क्या होता है, कनेक्टिंग एरिया होता है। तो यहाँ पर जो बक्सा टाइगर कॉरिडोर कनेक्टिविटी है वो कई सारे बॉर्डर में देखने को मिलेगी। भूटान के साइड में भी देखने को मिलेगी, ईस्टर्न साइड में आप लोग यहाँ पर देखिए होता क्या है, आप लोग पहले समझिए। ये जो पर्टिकुलर एरिया हो गया ना, मान लीजिए यहाँ पर कोई टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है। अब टाइगर ऐसे भी है, मान लीजिए उनको बाउंड्री क्रॉस कर जानी है भूटान साइड में। अब हम लोग ऐसे तो करेंगे नहीं, भूटान में नहीं जाएगा टाइगर, वो रेंज है बेसिकली, आराम से घूम सकते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर इस एरिया से इस एरिया में जाना है, तो इस तरीके से कॉरिडोर बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ताकि आसानी से जो है वो क्रॉस कर सके। अगर वहां पर बाउंड्री पर तार खींचे हुए हैं अगर, तो फिर तो कोई जा नहीं पाएगा। पर लेकिन अगर बाउंड्री बड़ी ऐसी है कि हाँ आराम से कोई ऐसे मेड नहीं लगा रखी है, तो फिर आराम से चीजें चली जाती हैं, ठीक है। तो उसके चलते जैसे नेचुरल चीजें, हवा, पानी, पशु पक्षी, ये आराम से बाउंड्री के क्रॉस यहाँ पर घूमते रहते हैं। ऐसा भी आप लोगों को देखने को मिलता है। और कई बार तो कॉरिडोर भी बनाते हैं कि हाँ ठीक है, अगर वहां पर जाना चाहता है चला जाए, और यहाँ पर रहना चाहता है तो यहाँ पर रह जाए। इस तरीके से अलग अलग एरिया में यहाँ पर कनेक्टिविटी बनाती है। तो जो यहाँ पर ईस्टर्न साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा लिंक, ये है कोचुगांव फॉरेस्ट, मानस फॉरेस्ट रिजर्व। इसी के साथ में वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर बात की जा रही है जलदापारा नेशनल पार्क। बाकी कई सारे कॉरिडोर हैं, जैसे बुक्सा तितरी हो गया यहाँ पर, ये तोरसा से होते हुए जाता है। तो बुक्सा तितरी जो है कनेक्ट करते हैं यहाँ पर, इसका यहाँ पर रंगामती रिजर्व फॉरेस्ट के साथ में। यहाँ पर बक्सा टाइगर वाला एरिया तितरी रिजर्व फॉरेस्ट के साथ में। रटने नहीं है सारे, कम से कम ये लास्ट वाला याद रख लेना, क्योंकि दूसरे राज्य में जब चीजें पहुंच जाती हैं। तो ये बात की जा रही है बक्सा रीपू एट सतकोसी। तो सतकोस वाला जो एरिया है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बक्सा रीपू एट संकोस। तो कॉरिडोर जो है यहाँ पर, ये बक्सा टाइगर रिजर्व ऑफ वेस्ट बंगाल वीर रीपू जो रिजर्व फॉरेस्ट है यहाँ पर। तो ये कुछ गांव कहां पर है, ये बेसिकली ये आसाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो वेस्ट बंगाल को आसाम के साथ में यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में बुक्सा तितरी है यहाँ पर, ये वाया बीच, ये है यहाँ पर
भरानबारी टी स्टेट के साथ में। रटनी नहीं है सारी चीजें, ये लोकल एरिया से अगर आप लोग आते हैं तो थोड़ा सा देख लेना। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जाती है निमाती, निमाती चिलापाता, ये है बक्सा चिलापाता कनेक्टिंग जो कॉरिडोर होता है। कॉरिडोर मैंने आप लोगों को बताया अभी, एक एरिया से दूसरे एरिया को कनेक्ट करने का ये साधन होता है ताकि जीव जंतु जो है वो क्रॉस कर एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सके और उनको कोई दिक्कत कोई परेशानी देखने को न मिले। अभी जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो आप लोगों से मुझे डिस्कस भी करने थे, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों के सामने है यहाँ पर टाइगर के बारे में, टाइगर सेंसस के बारे में। कोई आप लोगों से पूछ ले हमारे देश में जो टाइगर सेंसस है वो यहाँ पर कब कब कंडक्ट कराया गया है, तो सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था 2006 में टाइगर सेंसस, फिर 2010 में, फिर 2014 में और फिर 2018 में। तो अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे तो 4-4 साल का गैप देखने को मिल रहा है टाइगर सेंसस में। तो अगले वाला टाइगर सेंसस कब होगा, वो अगले साल यानी कि 2022 में आप लोगों को टाइगर सेंसस देखने को मिलेगा। पहला जो टाइगर सेंसस 2006 में हुआ था, तब से लेके अब तक का 14 दूनी 28 यानी कि टोटल मिलाकर डबल से भी ज्यादा हमारी कंट्री में टाइगर हो चुके हैं। और यही यहाँ पर जो सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर मैंने आप लोगों से बात की थी ना डिक्लेरेशन, जिसके बारे में अभी आप लोगों से आगे भी बात करूंगा, कहां पर है, शायद अगले वाले स्लाइड में है, ये देखिए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर यहाँ पर सेंट पीटरबर्ग कहां पर है, ये रसिया के अंदर में है। तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन हुआ था 2022 में, तो ये बोला गया था कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो डबल करनी है। हुआ था पहले 2022 तक इनका टारगेट रखा गया था कि टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 2018 में यानी कि इससे 4 साल पहले ही हम लोगों ने टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो डबल कर डाली। तो एक तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इसलिए भी आप लोगों से पूछा जाता है, अगर टाइगर के बारे में पूछे तो हमारे देश में दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, लगभग दुनिया का 70% टाइगर हमारे देश में है। तो इंडिया इज ए टाइगर कंट्री, तो टाइगर भी बोल सकते हैं इंडिया टाइगर, ठीक है। तो टाइगर ग्लोबली यहाँ पर हमारे देश में सबसे ज्यादा है। 53 टाइगर रिजर्व हैं जो कि लगभग 18 राज्यों में फैले हुए हैं। और जो लास्ट टाइगर रिजर्व यहाँ पर जो सेंसस हुआ था वो मैंने अभी आप बताया आप लोगों को 2018 में हुआ था, जिसमें पॉपुलेशन हम लोग ऑलरेडी डबल कर चुके हैं इनके टारगेट से पहले। तो यहाँ पर ये इसके चलते हम लोगों ने क्या किया, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया, जिसके बेस पर हम लोग ये टारगेट अचीव कर पाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहा, जिसके चलते याद रखिएगा। टाइगर कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट है हमारे देश में जिसको प्रोजेक्ट टाइगर बोलते हैं। इसी के ऊपर मुझे हंसी आ रही थी, मैंने आप लोगों को बता भी दिया था उस टाइम पर, वहां पर मुंह से निकल गया, मेरे से गलती हो गई, मेरी जुबान फिसल गई कि मैंने आप लोगों को आंसर वहीं पे बता दिया। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में आप लोगों को देखने को मिला। और केशवानंद भारती का केस भी याद रखेगा, वो 1973 का था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें 13 जजों की बेंच ने यहां पर यह बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे संविधान का पार्ट है, उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। पर लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर क्या बताता है, वो बताता है यहां पर कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये स्कीम है यहां पर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। 1973 में इसको लॉन्च किया गया था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको NTCA आप लोग बोलते हैं, ये कॉम्बिनेशन है यहाँ पर किस किस का, ये है गुरु घसीटा नेशनल पार्क और इसी के साथ में तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर इसको बनाया गया 753rd जो टाइगर रिजर्व है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है यहाँ पर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट के द्वारा यहाँ पर बनाई गई। मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर होता है, 2005 में यहाँ पर बेसिकली अमेंडमेंट करके, ठीक है। तो टाइगर टास्क फोर्स भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली थी, जिसके चलते यहाँ पर टाइगर को कैसे हम लोग को रखना है, कंजर्व करना है, वो सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर नजर आते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप लोगों से कोई पूछे कि वेस्ट बंगाल के अंदर में और कई सारे ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया हैं तो कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को घमुरा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, यहाँ पर सुंदरबन नेशनल पार्क आप लोगों को नजर आएगा, यहाँ पर न्यूरा जो वैली जो नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, इसी के साथ में सिंगलीला नेशनल पार्क, और नेक्स्ट यहाँ पर यह है जल्दापारा नेशनल पार्क। तो ये इसके अलावा एक्स्ट्रा नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कंजर्वेशन अगर स्टेटस के बारे में बात करें टाइगर्स के बारे में, तो आप लोगों को कई सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर पता होनी चाहिए। अच्छा हाँ, आप लोगों से कई बार ना इनके साइंटिफिक नेम भी पूछ ले जाते हैं, जैसे इंडियन टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, और यहाँ पर क्लाउडेड लेपर्ड हो गया। इनके बारे में जरूर याद रखिएगा, होग, बार्गर और या फिर यहाँ पर जंगल कैट, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, पर लेकिन इंडियन टाइगर को यहाँ पर पैंथरा टिग्रिस बोलते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। और लेपर्ड को बोलते हैं पैंथरा पैराडस, ठीक है, पैंथरा पैराडस। और यहाँ पर जो क्लाउडी लेपर्ड है उसको बोलते हैं नियोफेलिस नेबुलोज, ठीक है। तो ये इनके बारे में कम से कम जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नॉर्मली अगर बात करें ये जो चीजें हैं, फॉरेस्ट जो है यहाँ पर आप लोगों को फ्लोरा एंड फ्यूना, यानी कि फ्लोरा होता है पेड़ पौधे फूल पत्तियां, और फ्यूना होते हैं यहाँ पर जीव जंतु पशु पक्षी, ठीक है। अगर बात करें तो मोइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जैसा देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुनी है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है ऊपर वाला, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है नीचे वाला, और बीच में होता है इक्वेटर। तो इसके आसपास वाले रीजन में जो फॉरेस्ट जो जंगल होते हैं उसके बाद उसके नाम यहाँ पर इस नाम से रखे गए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और जो मैंने अभी आप लोग को ये जो कॉरिडोर बताए हैं, ये नॉर्थ ईस्ट और जो ब्रह्मपुत्रा वैली है उसका पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बक्सा मानस टाइगर रिजर्व, इसी के साथ में यहाँ पर फिपिसो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
और इसी के साथ में यहाँ पर जो कि कहाँ पर है ये याद रखिएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पर फिफ्सो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है भूटान के अंदर में, ठीक है। और यहाँ पर जल्दापारा नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कनेक्टिंग लिंक यहाँ पर इन कॉरिडोर के थ्रू बनाए जाते हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए थे। टाइगर जो है उसकी कंडीशन जो है काफी क्रिटिकल है, इसलिए इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, तो उसके अंदर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो कि इसके द्वारा रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड की कैटेगरी में इसको रखा गया है, ठीक है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड जो फ्यूना है और फ्लोरा है उसके अंदर जिसको साइट्स बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। तो दोनों के बारे में बात करता है। एक कन्वेंशन है, एक तो बोलता है ट्रेड अगर करना है इंडेंजर्ड स्पीसीज का, ठीक है, जैसे कि इंडेंजर्ड में ये भी आ गया, या फिर वाइल्ड जो फ्लोरा एंड फ्यूना है इनके पेड़ पौधे फूल पत्ती किसी का भी अगर आप लोग व्यापार कर रहे हैं तो उसको रोकता है यहाँ पर जो कि इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। जो भरपूर मात्रा में अवेलेबल है उनका तो आप लोग एक बार को कर सकते हैं, पर लेकिन इनसे आप लोग को बचकर रहना पड़ेगा। तो ये बातें इनके द्वारा बताई जाती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। प्रोजेक्ट टाइगर भी आप लोगों को कवर करा दिया, कौन कौन से यहाँ पर ये टाइगर रिजर्व वगैरह देखने को मिल रहे हैं, और भी कई सारी तमाम बातें आप लोगों के सामने यहाँ पर देखने को मिली। और इसी के साथ में यहाँ पर ये भी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसके अंदर आती है, इसके बारे में भी याद रख सकते हैं। और इसी के साथ में ये आप लोगों को मैंने सेंसस भी कंप्लीट करा दिया। तो कंप्लीट चौमुखी आर्टिकल आप लोगों का खत्म हो गया। ओके, आगे चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको भी आप लोग बेसिकली इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से काउंट कर सकते हैं। एक पक्षी का नाम आप लोगों ने सुना होगा जिसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। तो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जिसको जीआईबी भी बोला जाता है, ये काफी बड़ा पक्षी है और इनकी संख्या जो है आज की डेट में घट घट कर काफी नीचे आ गई है। एक टाइम ऐसा था यहाँ पर 1260 के करीब यहाँ पर देखने को मिलते थे, पर आज की डेट में इनकी संख्या जो है वो 150 से भी नीचे आ गई है। यानी कि अगर ये खत्म हो गए तो आने वाले टाइम में अब जो बच्चे हुआ करेंगे, अगर मान लीजिए 5, 7, 10 साल बाद, तो उनको बोला करेंगे कि ऐसा एक पक्षी हुआ करता था, किताबों में उनको देखने को मिला करेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर आने वाली है। इंपॉर्टेंट बात है, कई बार इनके ऊपर कार्टून बनाए जाते हैं। ये क्या बोलते हैं, बोल रहा है कि डिड यू नो दैट वी आर द स्टेट बर्ड। तो यहाँ पर ये बोल रहा है बस्टर्ड, तो इसने बोला यस द स्टेट ऑफ नेग्लेक्ट, यानी कि एक तरीके से हम लोगों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है जबकि हम लोग स्टेट बर्ड हैं। तो राजस्थान में इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को स्टेट बर्ड की कैटेगरी का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर ये एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में है, तो भी दिक्कतें देखने को मिलती है। अगर सेंचुरी के बारे में बात करें तो कोई ग्रेट नहीं है, बोला जा रहा है आसपास में कई सारी उल्टी सीधी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बोला जा रहा है कि बस्टर्ड सेंचुरी बना दी हम लोगों ने, तो बोला जा रहा है कि व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट बीइंग ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जबकि यहां पर कोई ध्यान ही नहीं रख रहा है। तो कहने के लिए है बस ग्रेट इंडियन, रियलिटी में कोई ध्यान नहीं रख रहा है, उल्टी सीधी हरकतें होती हैं और कई बार गिरते पड़ते मरते हुए पाए जाते हैं। तो इसी के चलते यहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो हैबिटेट है उसके बारे में बात की, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में अंडरग्राउंड केबल को बेसिकली इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। यानी कि जब से होता क्या है, मैक्सिमम जो ये पक्षी हैं किसकी वजह से मारे जाते हैं, जो ऊपर को बड़े बड़े जो तार जाए रहते हैं, बड़ी बड़ी जो लाइन होती है बिजली की, उनमें लटक कर इनके फरकच्चे उड़ जाते हैं, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा इनकी जान जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पर कि गवर्नमेंट को बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा अर्ज किया गया सुप्रीम कोर्ट को कि मॉडिफाइड करे अपना जो ऑर्डर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला एरिया है तो तार जो होने चाहिए वहां पर जमीन के नीचे से जाने चाहिए, ना कि जमीन के ऊपर से जाने चाहिए। पर लेकिन गवर्नमेंट जो बोल रही है अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो जो पर्पज है यहाँ पर ये सब बेसिकली पैसा कम करना, खर्चा कम करना, वो सारी चीजों को देखते हुए जो हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, खासकर जो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से सोलर एनर्जी हम लोग वहां पर क्रिएट कर रहे हैं, तो सारी चीजें जो हैं वो साइड में हो जाएगी, क्योंकि बेसिक मुद्दा तो ये कि पैसा बचाना है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला पैसा बचाओगे कि बेचारों को इनको बचाओगे, तो ये भी देखने वाला मुद्दा है। तो अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आता है। पर लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह आता है कि जैसे यहाँ पर एनर्जी के ट्रांसमिशन के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो ट्रांसमिशन अगर आप लोग एनर्जी को लेकर अगर चल रहे हो खंभों के थ्रू यहाँ पर ऊपर तार बांध कर, तो एक अलग मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर जमीन के नीचे से आप लोग उसको लेकर जा रहे हो तो उसकी कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी खर्चा बढ़ जाएगा। धरती खोद खोद कर उसके अंदर केबल डालेंगे यहाँ पर, तो वो खर्चा बढ़ जाता है। तो उसके चलते गवर्नमेंट बोल रही है कि ऊपर से ही काम करने दो, नीचे से दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इंडिया के अंदर इंटरनेशनल जब कमिटमेंट हम लोगों ने किया यहाँ पर यूएनएफसीसी के अंदर में, यानी कि पेरिस में जब 2015 में हम लोग मिले थे, तो वहां पर उस टाइम पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन के बारे में हम लोगों ने बात की, तो बोला गया था नॉन फॉसिल फ्यूल से जो भी यहाँ पर एमिशन होता है उसको रिड्यूस किया जाएगा, और हम लोग बेसिकली यहाँ पर जो एनर्जी होगी नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे और इनको बेसिकली एमिशन को बेसिकली रिड्यूस किया जाएगा, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस देंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा टारगेट कितना आप लोगों को पता होना चाहिए। 2022 तक का हमारा टारगेट है 175 गीगावाट का, जो कि हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं। पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर क्या है, वो ये है कि अभी हम लोगों ने ये टारगेट जो है 450 गीगावाट कर दिया था 2030 तक का। अब उससे भी इंपॉर्टेंट मुद्दा ये कि अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26वें नंबर की हुई है ग्लासगो में, यूके के अंदर में, उसमें हम लोगों ने 50 और ऐड कर दिए इसमें, और 2030 तक का हमारा टारगेट हो गया 500 गीगावाट का। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग याद रखिएगा।
जो यहां पर अगर बात करें रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में, तो यहां पर ये अनटैप्ड एनर्जी है, क्योंकि सूरज जो होता है वो हमेशा निकलता है, तो हम लोग उससे कितनी एनर्जी ले सकते हैं। अब ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा हम लोग कितना उसकी एनर्जी को टैप कर पाते हैं। तो यहां पर इसके चलते कई बार ये बातें बोली भी जाती हैं। अगर आज की डेट में हम लोग जो गवर्नमेंट के द्वारा अगर ये रिक्वेस्ट जो की गई अगर उसको नहीं माना गया तो काफी ज्यादा दिक्कतें यहां पर देखने को मिलेगी। तो उसी के चलते बोला गया कि ओनली अगर यहां पर 3% ऑफ एस्टिमेशन पोल्यूशन जो है लगभग अगर पोटेंशियल जो है 263 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, तो अगर उसको टैप नहीं कर पाते हैं तो 93 मेगावाट कोल जो हम लोग को जलाना पड़ेगा और उसके चलते और ज्यादा इन्वायरमेंट पर नुकसान पहुंचेगा। तो यानी कि अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं जमीन में केबल को न दाबने से मतलब दाबने से बचने के लिए, ये सारे तर्क गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं। हाँ काफी हद तक सही भी है, पर लेकिन उसके चलते पहले ये भी तो समझना पड़ेगा अगर ये बर्ड बिल्कुल ही खत्म हो गई तो क्या रहेगा, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो भी तो सोचना पड़ेगा। तो राजस्थान का जो बेसिकली स्टेट बर्ड है यहाँ पर ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको GI भी आप लोग बोलते हैं। तो अगर राजस्थान से आते हैं आप लोग तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के लिए हो जाता है। और बताइएगा आप लोग वहां पर क्या कंडीशन है इनको लेकर, अगर आप लोग उस लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं। फ्लैगशिप ग्रास अगर बात करें तो ग्रास लैंड स्पीसीज आप लोग को देखने को मिलेगी, इनके बड़े बड़े घास पाए जाते हैं इस एरिया में जहां पर ये देखने को मिलती है। और इसी के चलते यहाँ पर मोस्टली 2 राज्य में देखने को मिलती है, एक तो राजस्थान और एक गुजरात। मैंने बोला था राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है, गुजरात वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का मिल जाते हैं, कहीं कहीं गलती से भूले बिसरे। ये जो बर्ड है ये काफी थ्रेट में रहती है, यहाँ पर कहीं वायरस से मतलब वायरस बोलो मतलब वायर यानी कि तार से लड़ती हुई नजर आती है, तो कहीं पर इनका शिकार किया जाता है, कहीं पर इनके घर जो है बर्बाद कर दिए जाते हैं। तो इसकी वजह से कहीं पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी कि खेती बाड़ी करने के चक्कर में इनकी जो एरिया है वो खत्म हो जाते हैं, तो इनकी रहने के लायक जो है वो धरती पर जगह नहीं बच रही है। हम इंसान जो है वो इतने ज्यादा निर्दयी हो गए हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अभी मुझे एक केस याद आ रहा है, मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में। पाकिस्तान के अंदर यहां पर बेसिकली शौकियाई तौर पर यहां पर इनका शिकार किया जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, मतलब वो इसको शौक के तरीके से दिखाता है और फोटो उसको खींच कर उसको फोटो भी अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर। इतनी बदतमीजी कई बार देखने को मिलती है। तो ऐसा ही एक केस था वहां पर पाकिस्तान के अंदर देखने को, इसको क्रिटिसिज्म भी काफी ज्यादा किया गया। तो नॉर्मल जनता तो देखिए प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचती है, पर लेकिन जो अथॉरिटी है उनके द्वारा यह बोला गया था कि अगर सऊदी अरेबिया से जो यहाँ पर लीडर आएंगे, कुछ लीडर आने वाले थे, आई थिंक किंग या कौन था, उसको बोला गया था कि उसको बेसिकली शिकार करने के लिए अलाउ किया जाएगा कि वो बस्टर्ड का शिकार कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग क्या कंडीशन है, एक अलग ही माहौल है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कई सारे मेजर्स लिए गए, स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम यहाँ पर चलाए गए। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पर बेसिकली हैबिटेट है उसके लिए प्रोग्राम चलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा। और इसी के साथ में यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी भी लाई गई कि कल को चलकर अगर ये खत्म होने लगे तो कुछ जुगाड़ पानी किया जाए जिससे फिर को इनको आगे लेकर चला जा सके। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसके चलते यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है, उनकी पॉपुलेशन को जो खत्म हो रही है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान बेसिकली बनाया गया जिसके चलते चीजों को आगे लेकर चलने की कोशिश की जा रही है और इंप्लीमेंट करने की कोशिश में है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी यहाँ पर देखने को मिलता है राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके चलते यहाँ पर ये एम है कि कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो ब्रीडिंग एनक्लोजर, ताकि स्पीसीज जो है उसको फिर से बेसिकली एक ढांचागत विकास करके तो ह्यूमन का जो प्रेशर इनके हैबिटेट पे है उसको रोका जा सके, यानी कि इंसान जो हरकतें करे जिसकी वजह से इनकी कहानी खत्म हो रही है उसको रोका जा सके। इको फ्रेंडली मेजर्स लिए जा रहे हैं, कई सारी टास्क फोर्स बनाई जा रही है ताकि जो जहां पर रहता है उसको वहीं पर ही उसी एरिया में उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। पावर ट्रांसमिशन जो है उसको आप लोग कहीं और से ले जाओ, तो कई सारे ऐसे मुद्दे भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर बात करें प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडिया के कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर IUCN के अंदर क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, तो खतरनाक बात है। कंजर्वेशन जो यहां पर भी मैंने टाइगर के बारे में बात की ना, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फ्यूना, तो ये इसके अंदर अपेंडिक्स फर्स्ट में आता है। टाइगर भी फर्स्ट में आया था जो मैंने आप लोगों को बताया था। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में बात करें अपेंडिक्स फर्स्ट, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जरूर याद रखिएगा, ये तो हमारे ही देश का है, इसमें शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है उसको रखा जाता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स और फिगर हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के कई बार बनते हैं, तो कंफ्यूजन आना बिल्कुल भी नहीं है अगर क्वेश्चन बने तो। आइए एक स्कीम आप लोगों की कवर करा देता हूं, इंपॉर्टेंट स्कीम है, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ से पेपर सेकंड में भी आप लोग इसको देख सकते हैं, और वुमन इंपावरमेंट के लिए यहां पर सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो जीएस पेपर फर्स्ट में भी आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और एथिकल भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को सोसाइटी में ट्रीट किया जाता है, तो वहां पे भी आप लोग देख सकते हैं। तो एक ही टॉपिक को अलग अलग पेपर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर बात करें हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इंपावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं को किस तरीके से सशक्तिकरण करना है, उसके ऊपर एक संसदीय समिति थी, उसने कुछ बातें बताई। उस समिति के द्वारा बातें ये बताएगी
कि भाई साहब जितना पैसा 2014 से लेकर 2019 तक का आप लोगों ने इस स्कीम को दिया है उसका 80% पैसा जो है वो आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिया है। तो यहां पर क्या गया, यहां पर तो बाबा जी का ठुल्लो मिल गया। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पैसा खर्च स्कीम पर होना चाहिए था, ना कि एडवर्टीजमेंट पर। आप लोग क्या करें, एडवर्टीजमेंट पर पैसा खर्च करें। तो पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड तो ये है कि जिन राज्यों को पैसा दिया गया, वैसे तो 848 करोड़ रुपए दिए गए थे स्कीम को, पर लेकिन 622 करोड़ रुपए जो है वो यहां पर रिलीज किए गए राज्य को। तो ओनली उनके द्वारा 25% जो फंड है वो आज के में खर्चा किया गया है। यानी कि पैसा पड़ा हुआ है राज्य के पास में, पर उनको फुर्सत ही नहीं है कि इस पैसे को खर्च किया जाए इस स्कीम में, तो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो सबसे पहले तो यह कि पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है, सबसे बड़ी बात हो गई। दूसरा सबसे खतरनाक बात यहां पर यह कि इम्प्रॉपर स्पेंडिंग की जा रही है। जो फंड यहां पर मिला है 80% उसको क्या इसमें खर्च करें, उसमें खर्च करें सोशल मीडिया कैंपेन में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यानी कि बेटी को पढ़ाने के लिए थोड़ी फीस दे दो यार, बेटी को पढ़ाने के लिए किताबें दे दो यार, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं है, बस लोगों को बताना है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो ये काफी खतरनाक चीजें देखने को मिल रही है। जबकि क्लियरली लिखा गया यूटिलाइजेशन ऑफ यहां पर बोला गया कि 50 लाख पर ईयर फॉर ए डिस्ट्रिक्ट। यहां पर बोला गया कि फंड को आप लोगों को यूटिलाइज करना है, उसके लिए फॉर्मूला बताया गया कितना कितना कैसे यूटिलाइज करना है, पर लेकिन वो सारी चीजें कोई देखने के लिए तैयार ही नहीं है। तो एक अलग ही माहौल चल रहा है। तो ये इसलिए स्कीम जो है काफी ज्यादा न्यूज में आ गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है 2015 में लॉन्च की गई थी। इसका जो एम था वो ये था कि जो सेक्स सिलेक्शन अबॉर्शन होता है, उसी के साथ में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर रहा है उसको रोकना है। दो मुद्दे थे, एक तो सेक्स सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि गर्भ में ही बच्चे का ध्यान कर लेना कि बच्चा क्या है, लड़का है लड़की है। अगर लड़की है तो उसको बेसिकली अबॉर्ट कर दो और लड़का है तो रख लो। तो ये ऐसी हरकतें कई बार देखने को मिलती हैं, तो उसको रोकने की बात इसके द्वारा की गई। इसी के साथ में चाइल्ड सेक्स रेशियो जो घट रहा है आज की डेट में, तो उसको कैसे रोकना है, यानी कि कितने लड़कों पर कितनी लड़कियां जो बेसिकली अगर मैच करने बैठे तो कितने लड़के कितनी लड़कियां रेशियो में आती हैं, 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां आती हैं, तो ये चेक किया जाता है। तो काफी नीचे देखने को मिलता है, तो उसको कैसे इंप्रूव करना है। तो किसी एक मिनिस्ट्री का तो काम ये हो नहीं सकता, कई सारी मिनिस्ट्री आएंगी काम करेंगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला और बच्चों का जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ और जो वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसको आज की डेट में आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। उस टाइम पर इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बोला करते थे। तो ये तीनों मंत्रालय एक साथ में आए और इनके द्वारा बागडोर उठाई गई कि भाई साहब इस स्कीम को ना हम अपने कंधों पर लेकर चलेंगे, पर लेकिन वो चल नहीं पाई, इनके कंधे सबके टूट गए ये छोटी सी स्कीम को चलाने में। ऑब्जेक्टिव तो ये था कैसे यहां पर सर्वाइव करना है और प्रोटेक्ट करना है गर्ल्स को, यानी कि जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां पैदा होती हैं, इंश्योर करना है, एक तरीके से एजुकेट करना है और पार्टिसिपेट करना है गर्ल्स का, ठीक है, और प्रोटेक्ट करना है यहां पर राइट गर्ल्स चिल्ड्रन, या कि यहां पर उनको हक भी मिल सके। वरना लड़कियों को ज्यादातर अधिकार बेसिकली कमी देखने को मिलते हैं। अब हालांकि चीजें जो है वो इंप्रूव हो रही हैं, पर लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर ना तो प्रॉपर एजुकेशन पर फोकस दिया जाता है, ना ही उनकी हेल्थ के ऊपर फोकस दिया जाता है, और शादी से पहले पढ़ाई पर अगर फोकस नहीं दिया जाएगा तो शादी के बाद पूरी जिंदगी उनको दिक्कतें देखने को मिलती हैं। वो सारी अलग चीजें हैं। अदर कई सारी ओबरी स्कीम यहां पर गर्ल्स चाइल्ड के लिए, जैसे बात की जा रही है उज्ज्वला, ठीक है, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या रहती है, ट्रैफिकिंग की जो प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है यहां पर इस स्कीम के तहत, ताकि प्रिवेंट किया जाए, रेस्क्यू किया जाए, रिहेबिलिट किया जाए, और एक तरीके से इसको रीइंटीग्रेट किया जाए जो विक्टिम ऑफ ट्रैफिक होते हैं। तो कमर्शियल सेक्सुअल जो एक्सप्लॉयटेशन होता क्या है, छोटी छोटी बच्चों को उठा के ले जाते हैं, उनको स्टार्टिंग से ही एक तरीके से प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेलने की कोशिश की जाती है, ताकि आगे चल के उनको आदत बन जाए और जिंदगी में उनका वही एक तरीके से धंधा बन जाए। तो ये इस तरीके के, वो नहीं बोलते हैं गंदा है बहुत गंदा है पर क्या करूं मेरा धंधा है। तो ये ऐसी हरकतें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, जो कि एक काफी घिनौना एक दुनियादारी की हरकत आप लोग बोल सकते हैं। खासकर बच्चे जो रहते हैं, छोटी छोटी बच्चे रहते हैं, कई बार उनकी बॉडी की हाइट वेट ये सारी चीजें सही नहीं होती है, बॉडी मास इंडेक्स भी सही नहीं होता है, तो इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं एक बार पेपर देखा था, एक बच्चे के द्वारा सेंड किया गया था, वो था शायद एपीएफसी का, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का, 2012 का पेपर था आई थिंक, ठीक है। उसमें पूछा गया था डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसको किससे डिवाइड करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फॉर्मूला तो बताना ही बताना है, अपना बॉडी मास इंडेक्स भी जाकर चेक करना है, आप लोग कितने हेल्दी हैं, उससे यहां पर पता चल जाएगा बॉडी मास इंडेक्स से। क्योंकि बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो एक क्राइटेरिया होता है जो कि ये बताता है कि आप लोग कितने हेल्दी हैं, आप लोग की बॉडी का बेसिकली वेट कितना है, और आप लोग की बॉडी के हिसाब से, आप लोग की हाइट वगैरह के हिसाब से कितना आप लोग की चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग जाकर, इसीलिए मैंने बोला है ये सारी चीजें ना आप लोग के डॉक्टर भी चेक करते हैं कई बार, तो क्यों ना अपनी हेल्थ का ध्यान आप लोग अपने आप ही रखें, तो आप लोग खुद से एक बार चेक कर लो। तो इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ बॉडी मास इंडेक्स जो है वो आप लोग एक बार जाकर चेक जरूर करिएगा। बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर चेक कर लेना, एक बार कैलकुलेटर मिल जाएगा आप लोग को इस पर गूगल के ऊपर, और आप लोग जाकर चेक करोगे तो सारी चीजें आप लोग के सामने खुलकर आ जाएगी, ठीक है। फिर उसमें अपना देखना कि बॉडी मास इंडेक्स कितना है। मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा इसके बारे में अगर बता दूं तो आप लोग और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे।
याद रखिएगा अंडरवेट जो होता है उसका अगर बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 8.5 के नीचे आ गया, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये याद रखिएगा। अगर नॉर्मल वेट है तो इसका मतलब ये कि वेट जो बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18.5 से लेके 24.9 है, या फिर 25 बोल सकते हैं कि 18 से 25 के बीच में नॉर्मल है। अगर ओवरवेट हो गया तो 25 से 29 के बीच में यहां पर ओवरवेट हो जाता है। इसी के साथ में ओबेस यानी कि मोटापे का शिकार है तो 30 से लेके 34, और एक्स्ट्रा ओबेस यानी कि वो तो बस कहानी खत्म हो रखी है, वो 35 से ऊपर चला गया इंसान, तो यहां पर ये बॉडी मास इंडेक्स इस तरीके से चेक करते हैं। तो इसको आप लोग देखिएगा, आप लोगों को सारी एक्टिविटी पता चलनी चाहिए, आप लोगों की बॉडी का कितना बेसिकली यहां पर नॉर्मल है। तो 24 से 25 मतलब 18 से 25 के बीच में रखने की कोशिश करो, मैक्सिमम 29, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, फिर तो कहानी खराब है। स्कीम जो है वो एडोलसेंट गर्ल्स के लिए भी यहाँ पर है, और इसी के साथ में सुकन्या समृद्धि योजना भी है। तो महिलाओं के लिए यानी कि बच्चों के लिए और भी कई सारी स्कीम्स हैं जिसमें यहाँ पर बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो कोई एक अकेली स्कीम नहीं है, कई सारी स्कीम यहां पर चला रखी है इसके चलते, ताकि यहां पर उनको ढंग से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके बारे में मैंने इसलिए आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं, फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। ओके, आगे बात करूं अगर यहां पर इसके बारे में, तो सेक्स रेशियो देश के अंदर ये इंपॉर्टेंट आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकते हैं। वो इंप्रूव हुआ है, यहां पर 918 था 2014-15 में, अभी 19-20 के अंदर में 934 हो गया है, तो ये एक अच्छी बात है यहां पर। तो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा ये डेटा तैयार किया गया। नोटेबल जो एग्जांपल है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मऊ उत्तर प्रदेश में, करनाल हरियाणा में, और यहां पर बात करें ये है बेसिकली महेंद्रगढ़ हरियाणा के अंदर में। तो यहां पर काफी नोटेबल एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में यहां पर एंटीनेटल जो केयर होती है यहाँ पर बच्चों की, उसके बारे में बात की जा रही है, तो उसमें भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। तो उसके चलते भी यहाँ पर जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है 61 से लेकर 71% तक का केयर में, तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं। इंस्टीट्यूट के अंदर डिलीवरी होती है, पहले क्या होता था घर पे ही दाई आया करती थी और बच्चा पैदा होया करता था, ठीक है, पर लेकिन अब क्या होता है, अब सब जो है वो हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, चाहे नॉर्मल हो चाहे यहाँ पर सर्जिकल हो, वो दोनों चीजों में। तो 87% थी पहले, अब ये बढ़कर 94% हो गई है, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों की जान बचाई जा सकती है। तो एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो परफॉर्मेंस एनालिसिस के बारे में बात करें तो एजुकेशन ग्रोस इनरोलमेंट जो रेशियो है, यानी कि जो बच्चे हैं उनका जो स्कूल में एडमिशन किया था वो भी यहां पर बढ़ गया है। पहले 77 था 2014-15 में, अब 81 हो गया 18-19 के अंदर में। ये बातें बताई गई है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के द्वारा, जो कि डेटा तैयार किया गया। टॉयलेट फॉर गर्ल्स, पहले क्या था कि स्कूल में एक ही टॉयलेट में लड़की टॉयलेट करेगी और इसी में यहां पर लड़का करेगा, तो उस टाइम पर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती थी, खासकर जब लड़की की पीरियड साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो वो स्कूल में भी जाना बंद कर देती थी, क्योंकि वहां पर टॉयलेट नहीं है, तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती थी। तो उसके चलते बोला गया सेपरेट टॉयलेट बनानी चाहिए, इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन जब स्टार्ट किया गया इस बात का खास ध्यान रखा गया कि यहां पर सेपरेट टॉयलेट हो। पर लेकिन आज की डेट में भी वो बहुत सारे एरिया में इंप्लीमेंट नहीं की गई स्कीम, जबकि एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्कीम थी यहां पर। ये यहां पर बात करें एटीट्यूडनल चेंज भी काफी ज्यादा जरूरी है। अगर बात करें तो फोकस देने की जरूरत है कि कैसे हम लोगों को जो फीमेल के चलते अगर बात करें, ठीक है, तो यहां पर इनफेंटिसाइड जो देखने को मिलते हैं, लैक ऑफ एजुकेशन देखने को मिलती है और डिप्राइव किया जाता है उनके राइट से, तो एक साइकिल बन जाती है। तो यहां पर बेटी जन्मोत्सव बनाने की भी बात की गई, जिसके चलते बच्चों का जो जन्म होता है उसको सेलिब्रेट करो, ठीक है। कई सारे लोग कई तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो बच्चियां जो होती हैं एक तरीके से हर एक इंसान को क्या चाहिए जिंदगी में, मम्मी चाहिए, बहन चाहिए, ठीक है, हर एक इंसान को वाइफ चाहिए, हर एक इंसान को गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड चाहिए, पर लेकिन किसी को भी यहां पर बेटी नहीं चाहिए। तो ये काफी खतरनाक मुद्दा देखने को मिलता है। तो इसको जो थॉट प्रोविजन है ना, ये एक तरीके से जो सोच समाज में सोचने का जो घटिया नजरिया है वो चेंज करना काफी ज्यादा जरूरी है, इसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आप लोगों को, पढ़े लिखे लोग जो है ना वो आजकल काफी सारी हरकतें करते हुए नजर आते हैं, जबकि ये गरीब तबका है सोसाइटी में, वहां पर ज्यादातर लड़कियां आप लोगों को काफी देखने को मिल जाएंगी, पर पढ़े लिखे यहां पर इस मुद्दे पर काफी फोकस करते हैं। और ये खासकर अगर बात करें जो इससे भी जो खतरनाक चीज मुझे लगती है यहां पर, खासकर एक एनालिसिस एक पर्टिकुलर एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये बताया गया था कि खासकर जब ये मुद्दा आता है यहां पर कि लड़कियां पैदा होनी है, तो एक औरत होकर ये बोलती है कि मुझे लड़का पैदा हो, ठीक है, वो एक लड़की को पैदा करना पसंद नहीं करती है। तो ऐसा भी एक थॉट प्रोसीजर आप लोगों को यहां पर सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेगा। ऐसी एनालिसिस ये खासकर उस सोसाइटी में जहां पढ़े लिखे लोग हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो गरीब तबके के लोग तो ज्यादा जानते भी नहीं है कि कैसे बेसिकली प्रिकॉशन वगैरह ज्यादा क्या यूज करनी है, कैसे अबॉर्शन वगैरह कराना है, तो वो इस चीज को ज्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कई जगह पर लेकिन पढ़ा लिखा लोग सब समझता है, तो उसका गलत इस्तेमाल भी करता है। तो ऐसे भी केसेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये है बेसिकली जो कि समझना काफी ज्यादा जरूरी है इन चीजों को। या तो बच्चे पैदा ही मत करो, अगर जो भी हो रहा है नेचुरली तो फिर उसको अडेप्ट करो, ना कि उसको आप लोगों को गिराना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी अवेयरनेस फैलाने की बातें हैं जो कि पता नहीं कब तक लोगों की बुद्धि में बातें आएंगी, तो वो आगे देखने को मिलेगा। पर लेकिन जो भी है सही नहीं है यार, ठीक है। आप लोग समझते हैं सारी चीजें, पर फिर भी ये चीजें जो है गलत होती हैं। पर क्या ही बोलूं इनके बारे में, बोल ही सकता हूं बस।
आप लोग अवेयरनेस फैलाइए इन बातों की, और जिंदगी में कभी भी ये कम से कम आप लोग अपनी जिंदगी में घटिया चीजें मत कीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कैबिनेट के बारे में। कैबिनेट के द्वारा भी फंडिंग दी गई यहाँ पर केन बेतवा इंटरलिंक जो रिवर है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, तो उसकी वजह से ये न्यूज में था। तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी यहाँ पर ये काफी डिटेल में कवर किया गया, तो ढंग से समझेंगे। केन और बेतवा दो रिवर हैं जो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चीजों को कनेक्ट करने का काम करती है। एक लिंक कैनाल बनाई जाएगी, कैनाल मतलब एक नहर से यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा ताकि पानी जो है एक एरिया से दूसरे एरिया में भेजा जा सके। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा केन रिवर में से बेतवा रिवर के अंदर यहाँ पर पानी को भेजने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जहां पर सरप्लस वाटर है उस पर पानी भेजने की कोशिश की जा रही है उस एरिया में जहां पर पानी की कमी है। तो ये इंटरलिंक बनाने की बात यहां पर की गई। तो इसके चलते यहां पर केन बेतवा ये इंटरलिंक है, यहां पर दोनों की दोनों ट्रिब्यूटरी है यमुना की, यानी कि यमुना नदी में जाकर दोनों की दोनों मिलती हैं। तो यहां पर जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन की बात की जा रही है लगभग 8 साल लगेंगे। केन बेतवा जो लिंक है यहां पर ये 21 किलोमीटर लॉन्ग, यहां पर इंक्लूडिंग 2 किलोमीटर लॉन्ग जो टनल कैनाल बनाई जा रही है, यानी कि लगभग 221 किलोमीटर लंबी कैनाल नहर बनाई जाएगी जिसमें 2 किलोमीटर का टनल भी रहेगा। टनल मतलब जो एक तरीके से सुरंग में से होकर गुजरेगा वो भी है। केन और बेतवा जो रिवर है यहाँ पर ये मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और यमुना की ट्रिब्यूटरी है। यमुना जो है बेसिकली यहाँ पर केन से मिलती है, कहां पर, बांदा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर में, और जो बेतवा है वो मिलती है यहाँ पर बेसिकली ये है यहाँ पर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो ये कई बार मीटिंग पॉइंट भी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आते हैं तो आप लोगों के लिए तो आर्टिकल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इसके ऊपर कई सारे आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली डैम यानी कि बांध देखने को मिलेंगे, जैसे राजघाट हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर परीक्षा हो गया और माता टीला, तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएंगे। और जो रिवर है यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, रिवर जो है पास थ्रू होती है पन्ना टाइगर रिजर्व। अब पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं मैं, ठीक है। हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, या पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, मतलब जो भी था गाना सेट कर लेना अपने हिसाब से, उसके हिसाब से याद कर लेना, ठीक है। अब यहां पर आइडिया क्या है कि इंटरलिंक करना है, तो ऐसा आइडिया देखने को मिला था कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए। तो ये जो इस तरीके से आइडिया लाया कि केन और बेतवा को इंटरलिंक करना है, 2005 में ये चीजें स्टार्ट की गई। आइडिया 2005 में आया और 2021 में इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। 15 से 16 साल तो सोचने में लग गया, यानी कि एनालिसिस पैरालिसिस हो गया। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाई गई उस टाइम पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि कैसे इसको लेकर चलना है। 2008 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो यहाँ पर ये पूरा प्रोजेक्ट था केन बेतवा जो वाटर लिंक प्रोजेक्ट पूरा यहाँ पर इसको नेशनल प्रोजेक्ट कैटेगरी में दे दिया। तो इसका मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब इसको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा ताकि बुंदेलखंड वाला जो रीजन है यहाँ पर उसमें पानी अच्छे से यहाँ पर भेजा जा सके। अगर बात करें तो 2021 में जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये और अच्छे से इसको इंप्लीमेंट करने की बात की, तो अभी यहाँ पर इसीलिए ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे चल पा रहा है। इंप्लीमेंटेशन जो किया जाएगा यहाँ पर उसके लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो अथॉरिटी है वो यहाँ पर काम करेगी स्पेशल पर्पज के लिए, यानी कि एक ये पर्टिकुलर इंप्लीमेंट करने के लिए कंपनी सेटअप की जा रही है जो कि नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी के साथ में मिलकर यहाँ पर काम करेगी, जिसके चलते चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा। फेज 1 में जो है यहाँ पर ये है बेसिकली धौधन डैम कॉम्प्लेक्स, इसी के साथ में फेज 2 में फिर आगे चल के लोअर ओर डैम, दीना डैम और इसी के साथ में कोथा बैरेज, ये कई सारे अलग अलग लेवल पर टनल को बनाया जाएगा और उनको कनेक्ट किया जाएगा। ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर लेकिन किस किस को कनेक्ट कर रहे हैं वो जरूर याद रखेगा। फायदा कहां पर होगा, 2 राज्यों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, तो ये बोला गया। इसी के साथ में कई सारे और भी प्रोजेक्ट ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनको इसी लेवल पर आगे लेकर चलना है। जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है यहाँ पर प्रोवाइड करेगा एनुअल इरिगेशन, यानी कि जो लोगों को बेसिकली सिंचाई प्रोवाइड कराएगा। तो 10.62 लाख हेक्टेयर सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, लगभग 52 लाख लोगों को, यानी कि जमीन में सिंचाई करेगा लगभग 10 लाख हेक्टेयर और 62 लाख जो है लोगों को यहाँ पर ये पानी प्रोवाइड करेगा। और 103 मेगावाट जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा और इसी के ऊपर आसपास में 17 मेगावाट जो है सोलर एनर्जी जनरेट करेगा। तो ये क्या हो गया, आप लोग अगर देखोगे ध्यान से, ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गया, यानी कि एक आम वो नहीं कहते कि एक वो क्या बोलते हैं उसको, वन पंथ कई सारे काज, एक पंथ कई सारे काज, वो नहीं मुहावरा है जो, तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गया। तो एक तीर से कई सारे निशाने आप लोग बोल सकते हैं किए जा रहे हैं। तो लोगों को पानी, सिंचाई, इसी के साथ में बिजली बनाई जा रही है, सोलर एनर्जी भी यूज की जा रही है, और जहां पर दांव लगेगा वहां पर मछली पालन भी कर लेंगे कहीं कहीं, ठीक है। तो वो भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, पर लेकिन चैलेंज भी कई सारे हैं। एक तो इसकी वजह से जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ना, उसका कुछ एरिया आप लोगों को पानी में डूबता हुआ नजर आएगा, तो इसके चलते माना जा रहा है 9000 जो हेक्टेयर लगभग जमीन डूबेगी यहाँ पर, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व को दिक्कतें देखने को मिलेगी। 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी आप लोगों से कई बार इस तरीके की बातें पूछ ली जाती हैं, जिसका नाम है यहाँ पर नोरादेही, रानी दुर्गावती और इसी के साथ में रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये यहाँ पर इंटीग्रेट कर रही है इसके साथ में, तो इनमें कैसी चीजों को लेकर चलना है। टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस अलग अलग एरिया से लेना पड़ेगा, यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन से लेना पड़ेगा,
इसी के साथ में फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज से लेना पड़ेगा। और जिन ट्राइबल कम्युनिटी को अलग अलग एरिया में आप लोग को रिसेटल करने हैं तो वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल से भी क्लियरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि जिनको हटाओगे जहां से उनको कहीं और रहने के लिए जगह भी तो देनी पड़ेगी, तो वो भी आप लोग को देखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि बस अपने हिसाब से काम किया और साइड में कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रॉपर उनको यहां पर इंप्लीमेंट करना है। अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये आज की बातें नहीं है, याद रखिएगा ब्रिटिश टाइम पर यहां पर सर ऑर्थर कॉटन हुआ करते थे, ठीक है। ऑर्थर कॉटन जो थे इनके द्वारा बेसिकली ऐसा कोई विचार किया गया था कि ऐसा कुछ किया जा सकता है कि यहां पर रिवर को लिंक किया जाए। तो इरिगेशन जो इंजीनियर के द्वारा सजेस्ट किया गया था कि इस तरीके से गंगा से पानी जो है कावेरी तक भी यहां पर अगर पर्पज एक तरीके से ले जाया जाए तो कैसा रहेगा। इसी के चलते यहां पर पेरियार प्रोजेक्ट देखने को मिला, पेरियार बेसिन जो वागई बेसिन आप लोगों को देखने को मिला। तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट है पास्ट में भी यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आए। फिर नेशनल वाटर ग्रिड बनाने की बात की गई, जैसे ना सोलर ग्रिड बनाने की बात की जा रही है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये सारी चीजें वही वाली बातें यहां पर की जा रही है 1970 में कि इसी तरीके से चीजें लेकर चले। और हमारी कंट्री में जो इरिगेशन मिनिस्टर थे जिनका नाम था KL राव, इनके द्वारा चीजों को और आगे लेकर चला गया। नेशनल वाटर ग्रिड बनाने की बात की गई ताकि जहां पर पानी ज्यादा है वहां से अगर आप लोग पानी को उस एरिया में पहुंचाए जहां पर पानी कम है तो काफी फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये भी मुद्दे देखने को मिले। इसी के साथ में गारलैंड कैनाल की बात की गई, अलग अलग एरिया को कनेक्ट करके, ठीक है, ताकि यहां पर पानी जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचाया जा सके। तो ये जो लेटर यहां पर प्रपोज किया गया था तो यहां पर इनका नाम था दिनसौ जे दस्तूर, ठीक है। तो इनके द्वारा ये बेसिकली कैप्टन थे, इनके द्वारा ये बताया गया ऐसा कुछ किया जा सकता है ताकि उन एरिया में पानी पहुंचाया जा सके जहां पर पानी नहीं था, ठीक है। तो नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान लाए गए यहां पर फिर 1980s में मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन के द्वारा, जो कि आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन यहां पर आप लोगों को नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आप लोग देख सकते हैं। नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान जो था ये कि बेसिकली इंटर बेसिन लिंक हम लोग को कर रहे हैं। तो दुनिया भर की रिवर आज इंटरलिंक करने की बात हम लोग कर रहे हैं। हिमालयन रिवर की अगर बारे में बात करिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हिमालयन रिवर जो होती है उनमें पानी एवरग्रीन रहता है, क्यों? क्योंकि बर्फ पिघल पिघल कर आता है। और पेनिसुलर रिवर रहती है वो एवरग्रीन नहीं रहती है, वो मौसमी रिवर रहती है। तो उसको कैसे लेकर चलना है। नेशनल रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में बात की और केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है इसके तहत 16 और अलग अलग प्रोजेक्ट आप लोगों को पेनिसुलर रिवर पे देखने को मिलेंगे ताकि चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पूरे आर्टिकल को लेकर। स्किल डेवलपमेंट के कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के द्वारा 34 ये हुनर हाट अभी गुजरात में देखने को मिल रहा है। इसमें लगभग 30 राज्य पार्टिसिपेट करेंगे और इंपॉर्टेंट है कि पहली बार 2016 में लाया गया था। हुनर हाट एग्जीबिशन में क्या होता है, अलग अलग आर्टिसन क्राफ्टमैन जो रहते हैं, यानी कि जो भी हथकरघा ये सारी चीजें हाथों से बनाते हैं, इसीलिए यहां पर इसकी थीम रखी गई है वोकल फॉर लोकल, ताकि इनके प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर आप लोग को किसके द्वारा, ये आप लोग को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के PIB की न्यूज है जो कि आप लोग के सामने है। इसमें अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजर कौन रहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी। इसी के साथ में USTAD उस्ताद, यानी कि अपग्रेडिंग स्किल ट्रेनिंग एंड ट्रेडिशन आर्ट क्राफ्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और प्रमोट करने की कोशिश की जाती है रिच ट्रेडिशन और कल्चर हेरिटेज को। तो उसके चलते स्किल भी बढ़ेगी और कई अच्छे लेवल पे काम भी होगा। आप लोगों ने देखा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया था हुनर हाट में। सिग्निफिकेंस क्या है, लोकल एरिया का जो टैलेंट है उसको बाहर निकाल कर ला पाते हैं और इंडिजिनस जो हैंडमेड प्रोडक्ट है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग पहुंचा पाते हैं। तो यहां पर प्रेजेंटली 7 लाख के करीब जो लोग हैं अक्रॉस द कंट्री वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हुनर हाट के साथ में कनेक्टेड है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी के चलते अगर कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे आप लोगों से और बताऊं, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम यहां पर इसी मुद्दे पर काम करता है। बेगम हजरत महल जो गर्ल्स स्कॉलरशिप यहां पर दी जाती है इसी मुद्दे पर काम करने के लिए। गरीबी जो यहां बेसिकली बात की जा रही है, यहां पर गरीब नवाज इंप्लॉयमेंट स्कीम देखने को मिलेगी। सीखो और कमाओ ये वाली स्कीम देखने को मिलेगी। तो ये कई सारी स्कीम जो है माइनॉरिटी के लिए इसी मुद्दे पर चलाई गई हैं। अगर बात करें नई मंजिल 2015 में लॉन्च की गई थी स्किल के लिए इसी फील्ड में। उस्ताद अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग ट्रेडिशन आर्ट क्राफ्ट ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिला। इसी के साथ में नई रोशनी चलाई गई थी माइनॉरिटी कम्युनिटी को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये अलग अलग स्कीम इसी फील्ड में आप लोग को देखने को मिलती है। तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कई बार छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं। तो यहां पर स्कीम के बारे में किस मिनिस्ट्री की है और इसकी थीम क्या है ये तो कम से कम आप लोगों को पता ही होना चाहिए। एक और आर्टिकल ज्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा इसके बारे में नजर डालिए, पॉलिटी के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हुआ क्या, केरला के अंदर में यहां पर एक कंट्रोवर्सी में एक चांसलर फंस गए, ठीक है। तो यहां पर ओवर द रीअपॉइंटमेंट जो चांसलर को करना था, तो गोपीनाथ रविंद्रनाथ थे, उनको वाइस चांसलर बनाना था किन्नौर यूनिवर्सिटी के अंदर में। तो कंट्रोवर्सी आ गई। अपॉइंटमेंट जो था यहां पर वो डिसीजन लिया जाता गवर्नर के द्वारा, ठीक है। तो गवर्नर जो होते हैं वो चांसलर बोले जाते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के। तो गवर्नर के हाथ में पावर रहती है कि चांसलर को कैसे लेकर चलना है। पर लेकिन नॉर्मल तरीके से अगर देखो तो गवर्नर क्या होता है, वो एक तरीके से एक्स ऑफिशियो मेंबर की तरीके से काम करता है। यानी कि जैसे ही गवर्नर की पोस्ट बनेगी तो आप लोग एक्स ऑफिशियो चांसलर बन जाते हैं। जैसे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। यानी कि जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो पोस्ट आप लोग को मिल जाएगी, ऐसे ही गवर्नर को यहां पर मिल जाती है। तो गवर्नर एक्स ऑफिशियो रहते हैं और यहां पर जो डिसीजन लिए जाते हैं
तो नॉर्मली क्या होता है, ये गवर्नर काम करता है एड एंड एडवाइस पर, किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही पर। लेकिन कई बार क्या रहता है, गवर्नर अड़ जाता है, तो तब दिक्कतें देखने को मिलती है। तो केरला के अंदर भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला है, यहाँ पर बेसिकली अड़ गए आपस में। तो कहने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अड़ गई, क्योंकि गवर्नर का तो मतलब यही हो गया। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर मैं आप लोग कुछ मुद्दे बताता हूं, पर लेकिन आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, मतलब क्वेश्चन के होमवर्क है आप लोगों के लिए। चैप्टर 26 यहां पर बेसिकली, अब तो पता नहीं उसके अंदर चैप्टर चेंज हो गया होगा, गवर्नर का चैप्टर है। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर सर्च कर लेना एक बार यूट्यूब पे जाकर, गवर्नर बाय वीर तालियान, ठीक है, पॉलिटी गवर्नर बाय वीर तालियान। तो आप लोगों के लिए खुलकर आ जाएगा पूरा डिटेल में, मैंने यहां पर इसको कवर कर रखा है। अलग अलग चैप्टर ही बना रखे हैं गवर्नर की पावर से रिलेटेड और अलग अलग चीजें, सारे कंफ्यूजन आप लोगों के दूर हो जाएंगे। अभी कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसके बारे में आप लोगों को जो पता होना चाहिए। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड जो प्रोविजन है गवर्नर के, आर्टिकल 153 ये बोलता है कि हर एक राज्य के अंदर एक गवर्नर, या फिर एक से ज्यादा राज्य के अंदर दो या दो से ज्यादा, मतलब एक गवर्नर के पास में दो या दो से ज्यादा राज्य हो सकते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, आर्टिकल 153 बोलता है। और 10वां, इसके 10 आर्टिकल बाद में 163 आता है, वो बोलता है कि यहां पर कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जो कि गवर्नर को यहां पर एड एंड एडवाइस करेगी और चीफ मिनिस्टर उसको हेड करेंगे, ये देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 200 जो होता है, गवर्नर की एसेंट विद, इसी के साथ में विद होल्ड करना, रिजर्व करना बिल को, प्रेसिडेंट के पास में लेकर जाना, ये बातें करता है। और आर्टिकल 213 जो है ये ऑर्डिनेंस के बारे में बातें करता है गवर्नर के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रखिएगा। बाकी कई बार ये बोला जाता है कि गवर्नर की पावर जो है वो बायस होती है, एब्यूज कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और आर्टिकल जो 356 है प्रेसिडेंट रूल लगाने वाला, वो तो अलग तरीके से कई बार गलत तरीके से पास्ट में मिसयूज किया गया है। तो इसी के चलते कई सारे रिलेटेड रिकमेंडेशन दी गई है। जैसे पुंची कमीशन बोलता है गवर्नर के बारे में कि गवर्नर को भी इंपीचमेंट होना चाहिए अगर गवर्नर कुछ गलत करता है, और स्टेट के हाथ में ये पावर होनी चाहिए, ठीक है। पर लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। आर्टिकल 356 के बारे में पुंची कमीशन बोलता है कि एक तरीके से 355 और 356 जो है यहाँ पर उनको अमेंड करना चाहिए। सरकारी कमीशन भी यहाँ पर इसके बारे में बोलता है कि गवर्नर को कम से कम प्रेसिडेंट वाला काम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि गवर्नर जो है उस तरीके से अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1968, इसी के साथ में राजमन्नार कमेटी, और इसी के साथ में वेंकट चलैया कमीशन, ये भी यहाँ पर गवर्नर की कैसे चीजें चलनी चाहिए उसके बारे में बातें करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं आप लोगों के लिए। इसी के साथ में अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट जो है अंडर आर्टिकल 356, एसआर बुमई जजमेंट में यहां पर बोला गया कि आर्बिट्रेरी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट है उसको डिसमिस नहीं किया जाएगा आर्टिकल 356 का यूज करके, ठीक है। तो ये बोला गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहां पर ये था बेसिकली, जिसको बोलते हैं नबाम रेबई जजमेंट थे यहां पर 2016 का, उसके द्वारा भी यहां पर कुछ ऐसी बातें बोली गई, गवर्नर जो है डिस्क्रिशनर जो है वो लिमिटेड होना चाहिए आर्टिकल 163 के तहत, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं, और उसको यहां पर एक तरीके से ऐसा नहीं कि अपनी मनमर्जी से चीजें चल रही हैं, तो यहां पर प्रॉपर वे में उसका देख रेख कर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। तो ये बातें बोली गई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, यहां पर कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या डिस्कस किया आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो फिर से थैंक्स अ लॉट डियर, ये सब चीजों के लिए, इन चीजों को सपोर्ट करने के लिए। लेक्चर को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करो जब भी आप लोग देखा करो लेक्चर को, ताकि इन सब चीजों को थोड़ा सा टैकल किया जा सके। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने डिस्कस किया विजय दिवस के बारे में, तो पूरा आर्टिकल बताया आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में गवर्नर वाला ये आर्टिकल और ये होमवर्क है, आप लोग जाकर इसको जरूर देखेगा, ठीक है। बाकी क्या क्या प्रोविजन है और कौन कौन से कमीशन और कमेटी है वो सारी मैंने आप लोग को बता ही दी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल आप लोगों के सामने हम लोग जो आप लोगों ने देखा यहाँ पर, ये था किसके, टाइगर रिजर्व के बारे में। तो डिटेल में मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी, कहां पर क्या है, टाइगर सेंसस के बारे में भी आप लोगों को बता दिया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में काफी डिटेल में मैंने आर्टिकल डिस्कस किया, कोई कंफ्यूजन आप लोगों से रिलेटेड नहीं होना चाहिए अब, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला आर्टिकल हम लोगों ने काफी डिटेल में देखा। इसी के साथ में यहाँ पर केन बेतवा इंटरलिंक रिवर, तो काफी डिटेल में देख डाला, कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए। हुनर हाट वाला आर्टिकल आप लोगों को मैंने बताया डिटेल में, तो कोई कंफ्यूजन उसको लेकर भी अब नहीं होना चाहिए। बाकी ये है आज का क्विज, इसको आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है वो काफी लंबी हो जाएगी, 1 घंटे से ऊपर में नहीं चाह रहा हो जाएगी, ठीक है। यहां पर इसको अटेम्प्ट करना, आंसर आप लोग कल मिलेंगे। कल वाला ये है, यहां पर इसको एक बार पोज कर लीजिए, ठीक है, पोज कर लीजिए इसको, और इसके आंसर आप लोग दीजिए, ओके। और यहां पर इसके आंसर आप लोग दीजिए, और फिर अब यहां पर आगे कर रहा हूं इसको, अब आंसर देख लेना, ठीक है। ये आंसर है यहां पर जो कि आप लोगों को बताना चाहिए। तो यूनाइटेड स्टेट था पहले का, ताशकंद था यहाँ पर 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वी डैम रिपोर्ट और फ्रीडम रिपोर्ट थी यहाँ पर, सिस्टन प्रोविंस है यहाँ पर, ये जो चाहबार पोर्ट के बारे में बात की थी। यहाँ पर बोलते हैं नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसी के साथ में ये हीलियम बोला गया था, और ये था यहाँ पर बेक्यूरेट यूनिट, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, तब तक के लिए जय हिंद।